नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर यह है कि शराब घोटाले के केस में अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली। दिल्ली के रॉज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाले के केस में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह समेत सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ऐसा कोई सबूत पेश नहीं कर पाई, ऐसा कोई गवाह सामने नहीं ला पाई, ऐसा कोई इकबालिया बयान पेश नहीं कर पाई जो इस मामले में केस चलाने का आधार बन सके। इसलिए केस चलाने का कोई मतलब नहीं है। कोर्ट सीबीआई के जांच से इस कदर नाराज था कि अदालत ने शराब घोटाले के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का आदेश भी दिया। हालांकि लोअर कोर्ट के इस फैसले के 6 घंटे के भीतर सीबीआई ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी है। रॉज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया है, लेकिन रॉज एवेन्यू कोर्ट के फैसले ने आम आदमी पार्टी के लिए संजीवनी बूटी का काम किया। दिल्ली से लेकर पंजाब और गुजरात तक जश्न मनाया गया। लंबे वक्त के बाद अरविंद केजरीवाल एक बार फिर एक्शन में दिखाई दिए, इमोशनल हुए, रोए और फिर बीजेपी को चुनौती भी दी। केजरीवाल ने कहा उन्हें हटाने के लिए मोदी और अमित शाह ने साजिश रची। अब अगर उनमें हिम्मत है तो दिल्ली में दोबारा चुनाव करवाएं और जीत कर दिखाएं। बीजेपी के नेताओं ने कोर्ट के फैसले पर कैसे रिएक्ट किया? कांग्रेस के नेताओं ने इस मामले में बीजेपी और अरविंद केजरीवाल की मिली भगत क्यों देखी? केजरीवाल ने कांग्रेस को क्या जवाब दिया? ये सब आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको यह बता देता हूं कि कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा, किस आधार पर केजरीवाल समेत सभी आरोपियों को बरी किया। आज दिल्ली की रॉज एवेन्यू कोर्ट को शराब घोटाले के केस में सीबीआई की चार्जशीट के आधार पर यह फैसला करना था कि इस मामले में केस बनता है या नहीं, मुकदमा चलाया जाए या नहीं। कोर्ट में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत सभी नेता पहुंच चुके थे। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सीबीआई शराब घोटाले के पक्ष में कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई। ऐसा लगता है कि केस सिर्फ अप्रूवर के बयान के आधार पर बनाया गया। अप्रूवर ने भी 1.5 साल में अपने बयान कई बार बदले। वादा माफ गवाह के बयान के पर कैसे यकीन किया जा सकता है? कोर्ट ने कहा कि शराब नीति किसी को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई, पॉलिसी में मनमर्जी से बदलाव किए गए, प्रोसेस का पालन नहीं किया गया। ये सारे आरोप भी सीबीआई साबित नहीं कर पाई, क्योंकि जो फाइलें पेश की गई उनमें जो नोटिंग्स हैं वो प्रोसीजर के लिहाज से ठीक है। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में गड़बड़ी थी, प्रोसेस सही नहीं था। ऐसा लग रहा है कि सीबीआई ने सुनी सुनाई बातों पर केस बना दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि सीबीआई ने ऐसा कोई सबूत मुहैया नहीं कराया जिससे यह साबित हो कि अरविंद केजरीवाल या उनकी सरकार के मंत्रियों ने कोई गैर कानूनी मांग की हो या रिश्वत मांगी हो। अदालत ने कहा कि बार बार मांगे जाने के बाद भी सीबीआई ने आरोपियों का कबूलनामा कोर्ट को नहीं दिया। सीबीआई ने जो दस्तावेज दिए हैं वो चार्जशीट से मेल नहीं खाते। कोर्ट ने कहा इस मामले में सीबीआई ने जिस तरह बार बार साउथ लॉबी शब्द का इस्तेमाल किया वो गलत है, इसलिए इस मामले में मुकदमा चलाने का कोई औचित्य नहीं है। कोर्ट ने कहा इस मामले में सीबीआई की जांच निराश करने वाली है, इसलिए जांच अधिकारी के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होनी चाहिए। जैसे ही कोर्ट का फैसला आया, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। अरविंद केजरीवाल के घर से लेकर आम आदमी पार्टी के दफ्तर तक होली मनाई गई। कार्यकर्ताओं ने रंग उड़ाया, गुलाल लगाया, मिठाइयां बांटी, आतिशबाजी की। केजरीवाल के घर के बाहर बैंड पार्टी पहुंच गई, जमकर ढोल नगाड़े बजे, कार्यकर्ताओं ने डांस किया। चूंकि मौका था, 4 साल के बाद आरोपों से मुक्ति मिली थी, इसलिए जश्न तो लाजमी था। केजरीवाल कोर्ट से निकलकर जब घर पहुंचे, गाड़ी से उतरते ही वाइफ और बेटी को गले लगाया और रोने लगे। शराब घोटाले के केस में अरविंद केजरीवाल 156 दिन तक तिहाड़ जेल में रहे। मनीष सिसोदिया 530 दिन तक जेल में रहे। संजय सिंह को भी जेल की हवा खानी पड़ी, इसलिए आज कोर्ट से राहत मिली, आरोपों से बरी हुए तो सारे नेताओं ने मिलकर
बीजेपी पर हमला बोला। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने थोड़ा संभल कर, थोड़ा इमोशनल होकर अपनी बात कही। उन्होंने कहा ये सारी साजिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह की थी। उन्हें बदनाम किया गया, करप्ट साबित करने की कोशिश की गई, लेकिन आज प्रूफ मिल गया कि उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया, बेईमानी से 1 रुपया भी नहीं बनाया। उनकी असली कमाई उनकी ईमानदारी है। और ये कहते कहते केजरीवाल फिर से इमोशनल हो गए। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिलके आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। पूरा का पूरा फर्जी केस था, हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। हो गया संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर, हिलाओ मत भाई। ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए, देश के साथ इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। केजरीवाल पर कोर्ट का फैसला बिल्कुल साफ है। सीबीआई का केस कमजोर निकला, न कोई गवाह मिला, न कोई सबूत मिला। कोर्ट के मुताबिक न किसी ने रिश्वत मांगी, न किसी ने रिश्वत ली। न सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन करने का प्रोसीजर सही था, न केस में कोई दम था। अदालत का फैसला कहता है कि न कोई घोटाला हुआ, न केजरीवाल ने बेईमानी की, न उनके मंत्रियों ने। कोर्ट ने 600 पेज के फैसले में शक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। जाहिर है केजरीवाल के लिए इससे बेहतर फैसला और क्या हो सकता था। अब सीबीआई को जवाब देना होगा। अगर सीबीआई का केस इतना कमजोर था तो केजरीवाल, सिसोदिया और संजय सिंह को महीनों तक जेल में क्यों रखा गया। बीजेपी के लिए यह बड़ा एम्बैरेसमेंट है, जवाब देना मुश्किल हो गया है। और केजरीवाल को अपनी सियासत रिवाइव करने का, चमकाने का जबरदस्त मौका मिला है और वो ऐसे अफसर का फायदा उठाने में माहिर हैं। कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल का पहला रिएक्शन तो इमोशनल था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद फिर सामने आए और इस बार उनके तेवर बदले हुए थे। केजरीवाल ने कहा कि शराब घोटाले के झूठे आरोप आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश का हिस्सा थे। बीजेपी काम के मामले में उनसे नहीं जीत पाई तो जनता की नजर में उनकी इमेज को खराब करने के लिए मोदी और अमित शाह ने शराब घोटाले की कहानी बनाई। इसका पर्दाफाश आज कोर्ट के फैसले से हो गया। इतनी भूमिका बनाने के बाद केजरीवाल ने असली बात कही। उन्होंने कहा कि अगर मोदी और अमित शाह में हिम्मत है तो दिल्ली में दोबारा चुनाव करा लें। अगर बीजेपी 10 से ज्यादा सीटें जीतेगी तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। कोर्ट का ये कहना है कि इतना टुच्चा केस है, इतना फर्जी केस है, इतना बेकार केस है, इतना गलत केस है। ये मैं नहीं कह रहा, ये भाषा है। आप कोर्ट का ऑर्डर पढ़िए। ये ऑर्डर जो है ये ऐतिहासिक ऑर्डर है। कोर्ट ने कहा है कि इतना फर्जी केस है, इतना फर्जी केस है, एक भी सबूत नहीं है, एक भी गवाह नहीं है कि इसमें मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता। ये पूरा षड्यंत्र किसने रचा, क्यों रचा? ये पूरा षड्यंत्र 2 लोगों ने मिलकर रचा, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। और आज उन दोनों को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। उन दोनों ने मिलकर षड्यंत्र रचा कि आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। जनता जानती है कि केजरीवाल ईमानदार, उन्होंने कहा केजरीवाल की ईमानदारी पे चोट करो। जनता जानती है कि आम आदमी पार्टी ईमानदारी, उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी की ईमानदारी पे चोट करो। उन्होंने आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए षड्यंत्र रचा और बोले केजरीवाल बेईमान है, केजरीवाल बेईमान है, केजरीवाल बेईमान है, केजरीवाल ने शराब घोटाला किया, केजरीवाल पैसे खा गया, केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपए खा लिए। मोदी जी और अमित शाह जी की सत्ता की हवस, उसका सबसे बड़ा खामियाजा दिल्ली के 3 करोड़ लोगों ने भुगता है। दिल्ली के लोगों से जाके पूछो। आज मैं चैलेंज करता हूं मोदी जी को, मोदी जी हिम्मत है
दिल्ली में दोबारा चुनाव करा के दिखा दो, 10 से ज्यादा तुम्हारी सीट आ जाए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। केजरीवाल को क्लीन चिट मिलने से आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है। पार्टी के कार्यकर्ता होली आने से पहले ही अबीर और गुलाल उड़ाने लगे, लड्डू बांटने लगे और बीजेपी बैकफुट पर आ गई। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि केजरीवाल को टेक्निकल ग्राउंड पर राहत मिली है, इसलिए आगे क्या होगा इसका फैसला सीबीआई को करना है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि शराब घोटाले का मामला तो सबसे पहले कांग्रेस ने उठाया था, इसलिए अब कांग्रेस को बताना चाहिए कि लोअर कोर्ट के इस फैसले से वो गमजदा हैं या खौफजदा। निचली अदालत ने सबूतों के अभाव में उनको बरी किया है। यह तकनीकी विषय है, क्योंकि यह बात भी सही है कि सैकड़ों की संख्या में सिम कार्ड और फोन सबूत के रूप में नष्ट किए गए थे। अब वो किस भाव से वो सबूत नष्ट किए गए थे, उस कारण से सबूतों का क्या अभाव उत्पन्न हुआ है, इस विषय को लेकर जो भी होगा, सीबीआई एक टेक्निकल इशू है, इस पे अगला स्टेप उठाएगी। वो हाई कोर्ट में जाते हैं या क्या होता है। जहां तक पार्टी का संदर्भ है कि यदि सबूत बिल्कुल नहीं थे तो कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम करने की परमिशन कैसे दी? इफ द एंटायर चार्जेस वर बेसलेस देन द चार्जेस वर फ्रेम्ड। सो इसमें देयर आर सर्टेन टेक्निकल इश्यूज। राजनीतिक आधार पर दिल्ली की जनता उनको राजनीति का उत्तर दे चुकी है। तकनीकी आधार के ऊपर यह विषय जो होगा, इसके ऊपर जो तकनीकी प्रक्रिया होगी वो संबंधित एजेंसियां आगे का निर्णय लेंगी। तो ये उनसे पूछिए कि वो केजरीवाल जी के बाहर आने से गमजदा हैं, खुश हैं या खौफजदा हैं। तो जवाब कांग्रेस ने पहले आरोप लगाए थे। जहां तक मुझे ध्यान है, अजय माकन जी ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी शराब घोटाले में। सीबीआई ने फैसला कर लिया है। सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील कर दी है। अब हाईकोर्ट इस पर सुनवाई करेगा, लेकिन आज इस मामले में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ज्यादा खुलकर बोली। रेखा गुप्ता ने कहा कि आज केजरीवाल कोर्ट के फैसले से खुश हो सकते हैं, लेकिन उन्हें बताना चाहिए कि अगर शराब नीति में कोई गड़बड़ी नहीं की थी तो उन्होंने जांच शुरू होने के तुरंत बाद शराब नीति को वापस क्यों ले लिया। जब ये सारा मामला उठा था तो किस तरीके से सबूतों के साथ उन्होंने छेड़छाड़ करी, 150 मोबाइल जो है उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की, सारा उसका डाटा उड़ा दिया गया। अगर वो सही थे, आज जितने घड़ियाली आंसू वो दिखा रहे हैं, ईमानदारी की, कट्टर ईमानदारी की बातें कर रहे हैं, तो मैं उनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अगर वो सही थे तो क्यों जैसे ही जांच शुरू हुई तो उन्होंने अपनी ये लीकर पॉलिसी को विड्रॉ कर लिया, तुरंत वापस किया? अगर वो सही थे तो ऐसा क्यों किया गया? अगर वो ये कह सकते हैं कि एक के साथ एक दारू की बोतल देना दिल्ली के लिए सही था क्या वो ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे सेक्टर को प्राइवेटाइज करने की दिशा में काम किया और जो आपका ट्रेडर था उसको आपने, उसका जो कमीशन था 5% से उसको 12% कर दिया, उसका मुनाफा बढ़ाया, उस मुनाफे में आपकी शेयरिंग ऐसा पूरी तरीके से दिखाई देती थी? क्या वो गलत है? उच्च न्यायालय ने भी, सर्वोच्च न्यायालय ने भी समय समय पे अपनी टिप्पणी करके इस पे चिंता जताई और मनी लॉन्ड्रिंग के वहाँ पे कहीं ना कहीं साक्ष्य पाए गए। तो क्या वो आप क्या कहना चाहेंगे उस पे? आज आप बड़े हुंकार भर रहे हैं कि हम तो ईमानदार थे। अरे ये सारी की सारी चीज़ें, एक चीज़ नहीं है, 20 चीज़ों में आपने दिल्ली की जनता के साथ बेईमानी की। क्या आपने शीश महल में दिल्ली की जनता के साथ बेईमानी नहीं करी? क्या आपने स्कूल घोटाले में दिल्ली की जनता के साथ बेईमानी नहीं करी? आपने कौन सी जगह छोड़ी? इंटरेस्टिंग बात है कि इस मामले में कांग्रेस की राय भी रेखा गुप्ता जैसी ही है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी वही सवाल उठाए जो रेखा गुप्ता ने पूछे, लेकिन पवन खेड़ा ने एक ट्विस्ट दे दिया। उन्होंने कोर्ट के फैसले को बीजेपी और केजरीवाल की मिली भगत का नतीजा बता दिया। पवन खेड़ा ने कहा कि पंजाब में बीजेपी और केजरीवाल मिलकर कांग्रेस को खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए दोनों पार्टियों ने हाथ मिला लिया और शराब घोटाले में केजरीवाल बरी हो गए। हम हमेशा कहते हैं कि एजेंसीज को भारतीय जनता पार्टी अपना एक काडर बनाकर चल रही है। पंजाब और गुजरात में चुनाव आ रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल को फिर से नहला धुलाकर, साफ करके, वॉशिंग मशीन से निकालकर पेश किया जा रहा है, क्योंकि असली मकसद भाजपा का यही है, कांग्रेस मुक्त भारत। आप
थोड़े दिन पहले मेरठ के भाषण में प्रधानमंत्री ने टीएमसी तक की तारीफ कर डाली। क्यों? क्योंकि हमला सिर्फ कांग्रेस पर बोलना है। कल आपने देखा कि चिदम्बरम साहब पर प्रोसिक्यूशन का सैंक्शन हो गया क्योंकि तमिलनाडु में चुनाव आ रहे हैं। हर चीज चुनाव से संबंधित है। कैसे कांग्रेस को कमजोर किया जाए, भारतीय जनता पार्टी का एक ही मकसद है। उसमें खिलाड़ी बिके हुए हैं, उसमें अंपायर बिके हुए हैं, चलने दीजिए। हकीकत यह है, गुजरात हो या पंजाब हो, जनता के मन में एक बहुत उबाल है, बहुत गुस्सा है, बहुत रोष है और दोनों राज्यों में जनता कांग्रेस की ओर देख रही है। ये सही है कि अगले साल पंजाब और गुजरात में चुनाव हैं। इन राज्यों में आम आदमी पार्टी कांग्रेस का विकल्प बनने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी के नेताओं को आज कोर्ट से जो राहत मिली, उसका असर पंजाब में भी दिखाई दिया। ढोल नगाड़ों की थाप पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भंगड़ा करते नजर आए। इसलिए कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि अदालतों में इस तरह के केस कई साल तक खिंचते हैं, लेकिन केजरीवाल के मामले में जिस तरह इतनी जल्दी फैसला आया, जितनी जल्दी क्लीन चिट मिली, उससे साफ है कि केजरीवाल को मदद करने के लिए जांच को कमजोर किया गया। कांग्रेस का स्टैंड आम आदमी पार्टी के नेताओं को नागवार गुजरा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि असल में कांग्रेस ने पर्दे के पीछे से बीजेपी से समझौता कर लिया है, इसलिए मोदी सरकार ने आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेताओं को जेल में डाला, लेकिन कांग्रेस का कोई बड़ा नेता अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। केजरीवाल जेल गया, रॉबर्ट वाड्रा जेल गया, संजय सिंह जेल गया, क्या राहुल गांधी जेल गया, मनीष सिसोदिया जेल गया, सोनिया गांधी जी जेल गई? किस मुंह से बात करते हैं? शर्म नहीं आती कांग्रेसियों को? अब सवाल है कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों को कोर्ट से राहत मिलने का राजनीतिक असर क्या होगा। कांग्रेस के साथ केजरीवाल की दोस्ती नहीं होगी, ये तो क्लियर हो गया, लेकिन इंडिया अलायंस के दूसरे सहयोगी दल आज केजरीवाल के साथ खड़े दिखाई दिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स ये सब बीजेपी की चुनावी एजेंसीज हैं, इनका काम विपक्षी नेताओं को परेशान करना है। आज केजरीवाल को इंसाफ मिला, इस तरह उन्हें भी लैंड फॉर जॉब केस में कोर्ट से न्याय जरूर मिलेगा। जितने भी ईडी हो, सीबीआई हो, ये संवैधानिक संस्थाएं हो, भाजपा जो है इसका अपने चुनाव और अपने पॉलिटिकल हित के लिए जो है इस्तेमाल करती है। और ये सब आज जो है, आज जो अरविंद केजरीवाल जी को जो बरी किया गया है, इससे ये साबित हो गया है। बल्कि कोर्ट ने तो ये भी बोला है कि भाई सीबीआई की जो आईओ है उस पर भी मुकदमा होना चाहिए। तो आप देखिएगा, चाहे जितने भी विपक्षी दल हैं, सब पे जो है केस मुकदमा, एजेंसियां जो हैं लगी रहती हैं, गलत तरीके से गलत मुकदमा लगाती हैं। हम लोग वाले केस में भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट से, लालू जी, हम सब लोग डीए केस जीते हुए हैं। और ये जो आईआरसीटीसी का मामला हो या लैंड फॉर जॉब का मामला हो, 3 बार सीबीआई पहले भी जांच कर करके बंद कर दी है, कुछ नहीं पाया गया। बल्कि पार्लियामेंट में भी ये सवाल उठा था, विजिलेंस ने भी जांच किया, लेकिन फिर ये दोबारा जो है लोगों को तंग करने के लिए, लोगों का चरित्र हनन करने के लिए भाजपा जो है इसका इस्तेमाल करती है। तो अरविंद केजरीवाल जी बड़ी हुए हैं और हम लोगों को भी पूरा न्यायालय पे भरोसा है कि आने वाले समय में हम लोगों को भी न्याय मिलेगा और हम लोग लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी केजरीवाल पर कोर्ट के फैसले को सत्य और न्याय की जीत बताया। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ने दिल्ली के लोगों के साथ विश्वासघात किया है। केजरीवाल पर आया आज का फैसला बीजेपी के लिए किसी नैतिक मृत्यु दंड से कम नहीं है। उद्धव ठाकरे ने भी केजरीवाल को सपोर्ट किया। आदित्य ठाकरे ने कहा कि आज के फैसले से साबित हो गया कि बीजेपी जांच एजेंसीज का इस्तेमाल विरोधियों को डराने धमकाने के लिए करती है, लेकिन केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं की तारीफ करनी पड़ेगी कि वो झुके नहीं, डरे नहीं, पूरी हिम्मत के साथ केस लड़े और जीत का दिखाया। यहाँ भी हमारी पार्टी जब फोड़ी तब आधे लोगों को ईडी का डर दिखाया गया, लेकिन एक शेयर इसमें जो है, एक तो मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ सिसोदिया साहब का, फिर केजरीवाल साहब का, कि उन्होंने कभी भी डर के कभी भाजपा के साथ हाथ नहीं मिलाया, वो लड़ते रहे। वैसे ही ममता दीदी भी शेर है, बंगाल की शेर है, और वैसे ही वो शेर जैसे लड़ रही है।
today Kejriwal ji has not only won the case but also proved that the BJP's game will not work every time. The independence of institution now at least remains because all institutions in India have been compromised. शराब घोटाले पर कोर्ट के आज के फैसले की सारी लाइमलाइट अरविंद केजरीवाल लूट कर ले गए, लेकिन इस मामले में तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता भी आरोपी थी। के कविता भी जेल में रही। जिस साउथ ग्रुप का नाम बार बार इस केस में सामने आ रहा था, उसी से के कविता को जोड़ा गया। लेकिन आज के कविता को भी राहत मिली। आज के कविता ने कहा कि उन्हें कोर्ट पर यकीन था और आज उनके भरोसे की जीत हुई। बिल्कुल बिल्कुल सत्य की ही जीत हुई है। आज सत्य को छुपाया जा सकता है, बहुत देर अंधेरे में रखा जा सकता है, लेकिन सत्य को कभी भी पराजित किया नहीं जा सकता है। आज जो जुडिशरी से जजमेंट मिला है, जो कोर्ट से जजमेंट मिला है दिल्ली लिकर के पॉलिसी केस के बारे में, उससे दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। जिस तरीके से सारे एजेंसीज को यूज करके ऑपोजिशन पार्टीज को दबाने का काम जो इस देश में चल रहा है, इसको साफ साफ देखने को मिला है। उसका नतीजा हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो इस कठिन समय में हमारे साथ हमारे कार्यकर्ता खड़े थे, हमारे फैमिली के सारे मेंबर्स, खास करके हमारे सास ससुर जी, हमारे माता पिता जी जो हमारे साथ जुड़े थे, खड़े थे, उन सबको अभी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। केजरीवाल के केस में के कविता और तेजस्वी का रिएक्शन तो समझ में आता है। जिस पर करप्शन के आरोप लगे हैं, उन सबको अपना केस झूठा बनाने का चांस मिलेगा। लेकिन कांग्रेस के रिएक्शन ने आज फिर हैरान किया। जब केजरीवाल जेल में थे तो कांग्रेस ने उन्हें सपोर्ट किया था, उनकी रिहाई की मांग की थी, केस को फर्जी बताया था। पब्लिक मीटिंग में आपको याद होगा सोनिया गांधी ने केजरीवाल की वाइफ सुनीता को अपने साथ बिठाया था। लेकिन आज कांग्रेस ने कह दिया कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी मिले हुए हैं और पंजाब में कांग्रेस को हराने के लिए केजरीवाल को क्लीन चिट दिलाई गई। जवाब में केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं, इसीलिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा को कभी गिरफ्तार नहीं किया गया। मुझे लगता है ये दोनों बातें बेमानी है। न कांग्रेस और बीजेपी मिल सकते हैं, न आम आदमी पार्टी और बीजेपी हाथ मिला सकते हैं। ये बात कांग्रेस भी अच्छी तरह जानती है और आम आदमी पार्टी भी, लेकिन कहने में क्या जाता है। जैसे कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केजरीवाल और बीजेपी मिले हुए हैं, वैसे ही तेलंगाना में ओवैसी की पार्टी AIMIM ने दावा किया कि तेलंगाना में बीजेपी और कांग्रेस मिले हुए हैं। बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की तुलना योगी आदित्यनाथ से की। अगर आज कांग्रेस की हुकूमत है तो क्या कर रही है? उधर योगी बुलडोजर के जरिए घरों को गिराता है, तो यहां पे रेड्डी भी गिरा रहा है घरों को, मस्जिदों को। उधर योगी मस्जिद को गिरा रहा है, तो यहां का रेड्डी भी मस्जिदों को गिरा रहा है। वहां योगी दरगाहों को गिरा रहा है, तो यहां का रेवंत रेड्डी भी दरगाह को मिसमार कर रहा है। अरे कोई फर्क नहीं है योगी में ना इस रेड्डी में, कोई फर्क नहीं है बीजेपी या कांग्रेस में। जब हमारा मामला आ जाता है तो सब एक हो जाते हैं। इनको दुश्मनी है तो हम मुसलमानों से, इनको दुश्मनी है तो हमारे कलमे से, इनको दुश्मनी है तो हमारी शरीयत से, इनको दुश्मनी है तो हमारी मसाजिद से, इनको दुश्मनी है तो हमारी दरगाहों से, इनको दुश्मनी है तो हमारे हिजाब से, इनको दुश्मनी है तो हमारी दाढ़ियों से, इनको दुश्मनी है तो हमारी टोपियों से, इनको दुश्मनी है तो हमारी बस्तियों से, इनको दुश्मनी है तो हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह की अज़ाओं से। कोई हमारा अपना नहीं है, कोई हमारा अपना नहीं है, कोई नहीं है। इसके बाद अकबरुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों की बदहाली के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि सिर्फ तेलंगाना में कांग्रेस के 2 साल के राज में 6 मस्जिदों पर सरकारी बुलडोजर चला। और इसके बाद अकबरुद्दीन ने बाबरी मस्जिद का जिक्र किया, कहा कि मुसलमानों ने अब तक कांग्रेस के हर गुनाह को माफ किया, लेकिन अब बहुत हो चुका, अब मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा। ए रेड्डी याद रख, ए राहुल याद रख, हमने तुझे माफ किया था, लेकिन हम भूले नहीं बाबरी मस्जिद में शिलान्यास कराने वालों का नाम कांग्रेस, बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों का नाम भी कांग्रेस, ताड़ा कानून लाने वालों का नाम कांग्रेस,
50,000 फिसादात के जरिए हमको लूटने वाले लुटेरों का नाम कांग्रेस। ये कांग्रेस ने ही हमको पसमानदा रखा, पिछड़ा हुआ रखा, हक से महरूम रखा। हमने सब चीजों को माफ किया, भुलाया और इनका साथ दिया। इख्तिदार मिला, 2 साल में 6 से जायद मसाजिद शहीद, 2 साल में कई दरगाहें शहीद। कुछ नहीं किया मुसलमानों के लिए, सिर्फ बीजेपी का खौफ बताते हैं और मुसलमान इनके साथ जाते हैं। क्या किया बताइए, क्या किया? क्या एक पैसे का खर्च दिया? क्या कुछ लोन माफ किया? क्या मोटरसाइकिल दी? क्या राशन दिया? कुछ नहीं, सिर्फ बातें। हथेली में जन्नत दिखाना, गुमराह करना, वोट लेना, चले जाना। अब आप लोगों को समझना होगा कि कौन हमारा अपना है, कौन गैर है। अगर मैं आज ना बोलूं और खामोश रहूं तो ये समझेंगे कि हम कुछ भी करो, कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन जब तक अकबरुद्दीन ओवैसी जिंदा है, न किसी मोदी से डरेगा, न किसी गांधी से, न किसी रेड्डी से, न किसी राव से, बोलेगा बराबर। लेकिन बीजेपी ने अकबरुद्दीन ओवैसी के इन बयानों पर सख्त एतराज जताया। बीजेपी के एमपी रघुनंदन राव ने कहा कि तेलंगाना का बच्चा बच्चा जानता है कि ओवैसी ब्रदर्स हमेशा कांग्रेस का सपोर्ट करते हैं। क्योंकि अकबरुद्दीन ओवैसी ने स्टूडेंट्स के बीच भड़काने वाली बातें कही थी, इसलिए रघुनंदन राव ने अकबरुद्दीन के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की और कहा कि छोटे ओवैसी बच्चों के दिमाग में नफरत के बीज बो रहे हैं, इसलिए उन्हें अरेस्ट किया जाना चाहिए। वो यूपी होने दो, वो तेलंगाना होने दो, या केसीआर या रेवंत या योगी, कोई भी सीएम रहने दो, वो लोग हमारा रिलीजन के खिलाफ कुछ काम कर रहा बोल के नेगेटिव कमेंट्स करते हुए छोटा बच्चा जो स्टूडेंट्स है उन लोगों का दिल में ये देश के खिलाफ में और हिंदुइज्म के खिलाफ में एक नफरत चलाने का जो बयाना दिया, उसके ऊपर मैं ये स्टेट गवर्नमेंट को डिमांड कर तुम एक क्रिमिनल केस रजिस्टर करना पार्टी फ्लोर लीडर ऑफ एमआईएम के ऊपर, अकबरुद्दीन ओवैसी के ऊपर। 120B में इस देश के ऊपर, इस देश के डेमोक्रेसी के ऊपर जो सेडिशन का स्टेटमेंट दे रहा, उसके ऊपर उसके केस लगा के उसको इन्वेस्टिगेट करना और प्रोसिक्यूट करना बोल के मैं डिमांड कर रहा हूँ। अकबरुद्दीन ने मुसलमानों से कहा कि कांग्रेस पर भरोसा न करें क्योंकि कांग्रेस मुसलमानों को ठगती है। रेवंत रेड्डी पर दोनों तरफ से हमला हो रहा है। मजलिस उन्हें योगी जैसा बताती है, मस्जिद और दरगाह का दुश्मन कहती है और बीजेपी रेवंत रेड्डी पर मुसलमानों का अपीजमेंट करने का इल्जाम लगाती है। लेकिन इस सारे में रेवंत रेड्डी का दोनों तरफ से फायदा ही फायदा है। आज तमिलनाडु से भी बड़ी खबर आई। विधानसभा चुनाव से पहले तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम आज डीएमके में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने उन्हें डीएमके की मेंबरशिप दी। पनीरसेल्वम को एक जमाने में जयललिता का उत्तराधिकारी माना जाता था। जयललिता जब करप्शन के केस में 2 बार जेल गई थी तो उन्होंने पनीरसेल्वम को ही चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बिठाया था। जयललिता की मौत के बाद भी पनीरसेल्वम मुख्यमंत्री बने, लेकिन बाद में एआईएडीएमके में उनके खिलाफ बगावत हो गई। पलनीस्वामी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। 2024 में पनीरसेल्वम एनडीए के साथ आ गए। बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। पनीरसेल्वम अपनी जेब में हमेशा जयललिता की फोटो रखते हैं, ये उनकी पहचान है। आज जब वो डीएमके में शामिल होने पहुंचे तो उनकी गाड़ी पर जयललिता की बड़ी सी फोटो लगी थी, लेकिन जब डीएमके दफ्तर से बाहर निकले तो पनीरसेल्वम की गाड़ी पर जयललिता के बजाय एमके स्टालिन की फोटो लग गई। पनीरसेल्वम जिस थेवर समुदाय से आते हैं, उस जाति के लोगों की दक्षिण तमिलनाडु में अच्छी खासी संख्या है। डीएमके को उम्मीद है कि पनीरसेल्वम अपनी जाति के वोट डीएमके से जोड़ देंगे। असल में पनीरसेल्वम और स्टालिन दोनों को हालात ने मजबूर किया, इसलिए 2 घोर विरोधियों ने हाथ मिलाए। पनीरसेल्वम को एआईएडीएमके ने निकाल दिया था, बीजेपी ने उन्हें साइडलाइन कर दिया था। स्टालिन हर कीमत पर अगला चुनाव जीतना चाहते हैं। वो हर छोटी बड़ी पार्टी को साथ ले रहे हैं, हर ऐसे नेता को बुला रहे हैं जिसके पास थोड़े बहुत वोट है, और इसीलिए पनीरसेल्वम को उन्होंने साथ लिया। अब बात जेएनयू की।
दिल्ली के जेएनयू कैंपस में एक बार फिर हंगामा हुआ। लेफ्ट विंग के स्टूडेंट्स ने पुलिस पर एक बार फिर हमला किया। पुलिस वालों पर पत्थर बरसाए, थप्पड़ मारे। इस पत्थरबाजी में कई अफसरों के साथ करीब 2 दर्जन पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस ने इस मामले में जेएनयू छात्र संघ के प्रेसिडेंट अदिति मिश्रा, फॉर्मर प्रेसिडेंट नीतीश कुमार, वाइस प्रेसिडेंट गोपिका बाबू, ज्वाइंट सेक्रेटरी दानिश अली समेत 14 स्टूडेंट लीडर्स को अरेस्ट किया है। हालांकि आज सबको कोर्ट ने जमानत दे दी, लेकिन यह भी कहा कि पुलिस पर इस तरह के हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। असल में हंगामे की शुरुआत जेएनयू छात्र संघ के प्रोटेस्ट कॉल से हुई। यूजीसी के नए नियम लागू करने, रोहित वेमुला एक्ट लागू करने और जेएनयू की वाइस चांसलर शांतिश्री धूरीपुड़ी पंडित को हटाने की मांग को लेकर लेफ्ट विंग के छात्रों ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। ये लोग कैंपस से शिक्षा मंत्रालय तक मार्च निकालना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी। परमिशन न मिलने के बाद भी 500 से ज्यादा स्टूडेंट्स लॉन्ग मार्च निकालने की जिद पर अड़े रहे। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। जेएनयू के गेट पर ताला लगा दिया, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने ताला तोड़ दिया और बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। जब पुलिस अफसर छात्र नेताओं को समझाने की कोशिश कर रहे थे, उसी दौरान कुछ छात्रों ने पुलिस पर पथराव शुरू किया। पुलिसकर्मियों को थप्पड़ मारे गए, गालियां दी गई, जवानों पर डंडे फेंके गए। इसके बाद पुलिस का एक्शन शुरू हुआ। स्टूडेंट लीडर समेत 14 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। इनको कल भी बातचीत करके समझाने की कोशिश की गई थी कि आपको जो भी प्रोटेस्ट करना है कैंपस के अंदर करें, बाहर ना करें, क्योंकि बाहर लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है और इसमें कोई परमिशन वगैरह इनको ग्रांटेड नहीं है। बट इनको आज भी समझाया गया कि अगर ये कोई डेलीगेशन ले जाना चाहते हैं इनको फैसिलिटेट किया जा सकता है, बट इन्होंने वो सब रिक्वेस्ट को ना मानकर अपना 400-500 लोग की गैदरिंग करके बाहर शाम में 3 बजे के आसपास गेट तोड़कर बाहर आए और ये इंसिस्ट कर रहे थे कि हम बाहर प्रोटेस्ट के लिए, मार्च के लिए निकलेंगे। इनको फिर वहाँ पे रिक्वेस्ट की गई बार बार कि जी ये आप यहाँ पे कानून को हाथ में ना लें और अपना वापस अंदर जाएं, शांतिपूर्वक जो प्रोटेस्ट करना है कैंपस में करें, बाहर ना करें। बट इन्होंने एक नहीं सुनी और पुलिस वालों पे अटैक भी किया। वहाँ पर हमारे स्टाफ को कई को चोट भी आई है। पुलिस ने सभी स्टूडेंट लीडर्स को आज पटियाला हाउस की कोर्ट में पेश किया। छात्रों के खिलाफ जिन धाराओं में केस दर्ज किया गया था, उन सभी में ज्यादा से ज्यादा 5 साल की सजा हो सकती है। इसलिए अदालत ने सभी छात्र नेताओं को बेल दे दी। जमानत पर छूटने के बाद छात्र नेताओं ने कहा पुलिस ने उनके साथ बहुत ज्यादती की, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। वाइस चांसलर, जेएनयू की वाइस चांसलर, उनके यूजीसी रेगुलेशंस पे जो कमेंट्स आते हैं कि वो इररेशनल और अननेसेसरी है, और उसके साथ साथ वो ये कहती हैं कि जो दलित्स और ब्लैक्स हैं वो ड्रग्ड हैं विक्टिमहुड से, और वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं, ज़बरदस्ती समाज के एक सेक्शन के ऊपर अपना दोष डालते हैं। इस बहुत डीपली ब्राह्मणिकल मनुवादी कमेंट्री के खिलाफ स्टूडेंट्स ने एक मार्च का कॉल किया, साबरमती टी पॉइंट से एमओई तक। उस मार्च को गेट पे 3 ताले लगाए गए बड़े बड़े, उन तालों को तोड़ करके बाहर आया गया बैरिकेड तक। बैरिकेड के अंदर पुलिस ने घुस करके एक एक इंसान को चिन्हित करके डिटेन किया है, और उसी प्रोसेस में बहुत ज़्यादा चोटें लगी हैं हमारे साथियों को। स्टिचेस लगे हैं एक साथी को, कुछ साथियों के प्लास्टर होगा, 2 साथियों का भी और प्लास्टर होगा, मेरे प्लास्टर लगा हुआ है। ऐसा लगता है कि जेएनयू में बवाल अभी शांत नहीं होगा। आयशा ने शनिवार को ऑल इंडिया प्रोटेस्ट डे की कॉल दी है। जेएनयू के स्टूडेंट्स अभी भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। ये लोग कह रहे हैं कि रेशियल कमेंट करने वाली कुलपति शांतिश्री धूरीपुड़ी पंडित को फौरन हटाया जाए, यूजीसी के नए नियम लागू किए जाएं। जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक वो खामोश नहीं बैठेंगे। एक तो जो है यूजीसी रेगुलेशंस को रोहित एक्ट के तर्ज पे लागू किया जाए। दूसरा कि जो है पब्लिक यूनिवर्सिटीज में लगातार फंड किया जा रहा है और जेएनयू में जो लगातार फंड किया जा रहा है उस फंड को जो है कम किया जाए और हमारे यूनिवर्सिटी को फंड दिया जाए। तीसरा, जो कैस्टिस्ट वीसी ने बयान दिया था उस बयान पे जो है वो माफी मांगे। इसके अलावा इस कैंपस से रेजिग्नेशन दे, क्योंकि इस कैंपस में उस जैसे जातिवादी संघियों की कोई जगह नहीं है। ये जो कैंपस में घुस के पुलिस लोगों को गिरफ्तार कर रही है, लोगों को मार रही है, सादे ड्रेस में पुलिस वाले मार रहे हैं, ये कैंपस के लोगों को डराना चाहते हैं। और ये पुलिस हमको डराना चाहती है कि तुम अगर प्रोटेस्ट करोगे तो तुम्हारे साथ ये होगा। ये भाजपा और आरएसएस की पुलिस हमें इस कैंपस के लोगों को गिरफ्तार करके ले जाके कोर्ट तक रास्ता दिखा रही है।
जेएनयू में बहुत समय बाद ऐसी वाइस चांसलर कुर्सी पर हैं जो लेफ्ट विंग के छात्र नेताओं से जरा भी नहीं घबराती। वो वामपंथियों को न किसी तरह का मार्च निकालने देती हैं, न जेएनयू का इस्तेमाल राजनीति के लिए करने देती हैं। इसीलिए छात्र संघ और लेफ्ट विंग के नेताओं का पूरा फोकस शांतिश्री धूलीपुड़ी पंडित को हटाने पर है। लेकिन वाइस चांसलर ने अब तक जिस तरह से छात्रों के साथ डील किया है, उसे देखकर तो यही लगता है कि वो दंगा करने वाले लेफ्ट विंग के लीडर्स पर भारी पड़ेंगी। अब बात उत्तर प्रदेश की। आज स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को भी कोर्ट से राहत मिली। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट में फंसे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। स्वामी जी पर बटुकों के यौन शोषण का आरोप है। कोर्ट के आदेश से पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज हुई है, इसलिए गिरफ्तारी तय थी। इससे बचने के लिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया था। आज उनकी पिटीशन पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनी और फैसला रिजर्व कर लिया। कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई मार्च के तीसरे हफ्ते में करेगा, लेकिन कोर्ट ने आदेश दिया है कि पुलिस इस मामले में फिलहाल एक्शन नहीं ले, आरोपियों को गिरफ्तार न करे। हाईकोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद समेत सभी आरोपियों को जांच में सहयोग करने का भी आदेश दिया। ऐसा लगता है कि आज ज्यादातर लोगों को कोर्ट से राहत मिलने का दिन था। कुछ मुहूर्त ऐसा था। अविमुक्तेश्वरानंद को पॉक्सो केस होने के बावजूद गिरफ्तारी से छूट मिल गई। केजरीवाल बरी हो गए। अजीत पवार को भी करप्शन के केस में क्लीन चिट मिली। कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट एक्सेप्ट कर ली। यूथ कांग्रेस के महासचिव निगम भंडारी को भी एआई समिट वाले केस में 24 मार्च तक अंतरिम जमानत मिल गई। अब खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जबरदस्त जंग छिड़ गई है। अफगानिस्तान ने आज पाकिस्तान पर इस्लामाबाद से लेकर एबटाबाद तक, नौशेरा से लेकर काकुल में पाकिस्तान आर्मी के ठिकानों पर जबरदस्त हमले किए। अफगान तालिबान ने दावा किया कि उसने खैबर पख्तूनख्वा में बाजौड़, खैबर, मोमन, कुर्रम, चित्राल और वैली में पाकिस्तानी सेना की 53 चौकियों पर अटैक किया और कई चौकियों पर कब्जा कर लिया। अफगान तालिबान ने कहा कि उसके हमले में 50 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। इनमें से 23 सैनिकों की लाशें भी अफगान लड़ाके अपने साथ अफगानिस्तान वापस ले गए। कल देर रात हुए इस अटैक की तस्वीरें भी अफगान सेना ने जारी की हैं। पाकिस्तान डिफेंस एक्सपर्ट ने इस बात की तस्दीक की है कि अफगान फौज ने पाकिस्तान आर्मी की दर्जनों चौकियों पर भयंकर अटैक किया और इस हमले में बड़ी संख्या में आर्मी के जवान मारे गए। 6-7 नहीं, जो इस टाइम मेरे पास जो डिटेल्स आ रही हैं, तकरीबन 13 ऐसे सेक्टर्स हैं जिसके अंदर उन्होंने जो है वो अटैक किया है। कुछ के अंदर बहुत हैवी वेपनरी, जो खुसूसी तौर पर जो खोस्त की साइड पर और पक्तिका की साइड पर और नंगरहार की साइड पर, यहाँ से बहुत हैवी वेपनरी जो है वो इस्तेमाल हो रही है। सिर्फ एक बॉर्डर जो है इस टाइम पर खामोश है, वो दीर का बॉर्डर है जो ऊपर बिनशाई का कुनड़ के साथ लगता है। बाकी सारे बॉर्डर्स पर इस टाइम पर जो केपी की सरहद में लगती हैं उस पर एक एक्सकेलेशन है। कल रात को पाकिस्तान पर अफगान सेना के हमले की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनसे साफ है कि पाकिस्तान को बुरी तरह मार पड़ी है। अफगान पाकिस्तान बॉर्डर पर बाजौड़ में अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी फौज के कई जवानों को हॉस्टेज बना लिया। आर्मी की चौकियों को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। पाकिस्तान के लोग भी मान रहे हैं कि अफगान तालिबान ने इस बार जो हमला पाकिस्तान पर किया है वो पिछले साल अक्टूबर में किए गए हमले से कहीं ज्यादा भयानक है। इससे पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। अफगान तालिबान है जो ये दहशतगर्द गिरोह है अफगानिस्तान पर काबिज, इन्होंने पाकिस्तान के जो चेक पोस्टें हैं अफगान बॉर्डर के पर, उन पर इन्होंने अटैक्स शुरू किए और जो इन्होंने अटैक लॉन्च किया वो बाजौड़ के इलाके में इन्होंने अटैक लॉन्च किया, खैबर डिस्ट्रिक्ट में, मोहम्मद डिस्ट्रिक्ट में, इसके अलावा कुरम डिस्ट्रिक्ट में, चित्राल के साथ जो बॉर्डर है पाकिस्तान का अफगानिस्तान का लगता, यहाँ पर, और तीरा वैली के साथ जो बॉर्डर है खैबर का, उधर इन्होंने अटैक्स किए और उसमें इन्होंने बड़े हैवी वेपन्स और सब कुछ यूज़ किया
और जो ज़राए हैं वो बताते हैं, जिनसे हमारी बातचीत हुई, जिनसे हमने समझने की कोशिश की, जो इस चीज़ सबको ट्रैक कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि ये जो अक्टूबर में अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान के बॉर्डर पर अटैक किया था, ये उससे बड़े स्केल का हमला है और इस हमले में काफ़ी शिद्दत थी। पिछले हफ्ते पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 3 सूबों पर बमबारी की थी। उसी वक्त अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कही थी और आज अफगानिस्तान ने अटैक कर दिया। हालांकि जब पाकिस्तान की सरकार ने दावा किया कि अफगान हमले में कोई खास नुकसान नहीं हुआ है, तो अफगान सेना हमले की वीडियो जारी कर गई। इन वीडियोज में साफ दिखाई दे रहा है कि हमले के बाद पाकिस्तान के फौजी चौकियां छोड़कर किस तरह भागे। दर्जनों सैनिक मारे गए और इन चौकियों में अफगानी लड़ाके जीत का जश्न मनाते दिखाई दिए। माशाल्लाह दिमुन कितम इंशाल्लाह तोला मदद शहीदान शो दुआगाने कवे आमिर साहब चेत रवाने देरे दुआगाने कवे बस मारे के तरवाने अल्लाह दे पास हज़र नसीब। इस हमले के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान के सब्र का पैमाना छलक गया है, अब अफगानिस्तान को उसका खामियाजा भुगतना होगा। इसके बाद पाकिस्तानी फौज ने अफगानिस्तान के ऊपर ऑपरेशन गजब लिल हक शुरू किया। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने काबुल, लंगमान, पख्तिका, नंगरहार और खोस्त में कई जगहों पर बमबारी की। इसके अलावा पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने कंधार में अफगान तालिबान के हेडक्वार्टर पर भी बम बरसाए। लंगमान में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने तालिबान के एक बड़े फौजी अड्डे को निशाना बनाया। पख्तिका सूबे में पाकिस्तान ने अफगान सेना की उस वालिद ब्रिगेड के हेडक्वार्टर पर अटैक किया जिसने खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान की मिलिट्री पोस्ट पर हमला किया था। लंगमान सूबे में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के एक डैम पर भी बमबारी की। ये डैम अभी बनाया जा रहा था। लंगमान में ही पाकिस्तानी सेना ने अफगान तालिबान के फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस को भी निशाना बनाया। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान ने काबुल, कंधार और लंगमान पर हवाई हमला किया तो अफगान तालिबान ने फिर पलटवार किया। इस बार अफगान तालिबान ने पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी एबटाबाद और नौशेरा तक ड्रोन से हमला किया। पाकिस्तान ने माना कि अफगान तालिबान के हमले में उसको काफी नुकसान हुआ है। इस्लामाबाद के फैजाबाद में ड्रोन अटैक की बात पाकिस्तानी फौज ने कबूल की है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि अफगान तालिबान के हमले में पाकिस्तान के 12 सैनिक मारे गए हैं, कई जख्मी हैं और एक फौजी लापता है। जो अफगान तालिबान रजीम है उसने एक सो कॉल्ड एक्शन किया अलॉन्ग विद द टेररिस्ट ऑफ फितना अल ख्वारिज। 15 सेक्टर्स में पाक अफगान बॉर्डर पे 15 सेक्टर्स पे खैबर पख्तूनख्वा में 53 मकामात पर दी ओपन फायर एंड फिजिकल रेड्स। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान के नामूस और पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को सेफगार्ड करते हुए ऑपरेशन में अब तक इस बहादुर फौज के 12 सपूतों ने जामे शहादत नोश किया है, जबकि 27 जख्मी हैं और एक सोल्जर मिसिंग इन एक्शन है। सिंध में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत हो रही है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की आर्मी की नाक में दम कर रखा है और अब अफगानिस्तान के खिलाफ भी जंग शुरू हो गई। ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छे संकेत नहीं है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो हालात हैं उसके बाद पाकिस्तान कितने टुकड़ों में बटेगा, इसकी तो फिलहाल कल्पना करना भी मुश्किल है। आज दिल्ली पुलिस ने फर्जी ईडी अफसर बनकर लूट करने वालों को पकड़ लिया। असल में साउथ ईस्ट दिल्ली के एक घर में कुछ लोग ईडी के अफसर बनकर घुसे, घर वालों के फोन जब्त किए और घर से कैश और जेवरात लेकर फरार हो गए। मामला पुलिस तक पहुंचा, जांच हुई तो पता लगा कि ईडी फर्जी रेड डालने की साजिश घर में काम करने वाली मेड रेखा देवी ने रची थी। उसकी ननद पूजा राजपूत ने उसका साथ दिया था। पुलिस ने दोनों को अरेस्ट कर लिया है।
इनके 3 साथियों की तलाश की जा रही है। 11 फरवरी को रिटायर्ड आर्किटेक्ट आरसी सब्बरवाल के घर पुलिस जैसी वर्दी पहनकर 3 लोग घुसे। घर में मौजूद 3 लोग को उन्होंने ईडी रेड की जानकारी दी, मोबाइल छीन लिए, घर की अलमारियों में रखी ज्वेलरी बाहर निकाल ली, जांच के नाम पर करीब 4 लाख रुपए निकाल लिए, 7 महंगी घड़ियां ले ली। घर में मौजूद लोगों ने जब सर्च वारंट की डिमांड की तो उन्होंने जल्द वारंट आने की बात कही। रेड असली लगे इससे ये लोग वायरलेस सेट पर भी बात करते रहे। खास बात यह रही कि जिस घर में लोगों ने फर्जी रेड डाली उनका ग्रैंडसन ईडी के पैनल में एडवोकेट है। दादी ने किसी तरह छुपकर अपने ग्रैंडसन को फोन किया, तब इन ठगों को लगा कि वो पकड़े जा सकते हैं, इसलिए जो मिला वो लेकर भाग गए। 3 आदमी हमारे घर में पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के, पुलिस की जैकेट्स पहन के और प्रॉपरली मास्क्ड वायरलेस के साथ अंदर दे फोर्स देयर एंट्री इनसाइड, और आते ही उन्होंने दरवाजा लॉक कर लिया। उन्होंने कहा जी आपके यहाँ पे सर्च है। हमने कहा कोई बात नहीं, सर्च है तो सर्च वारंट दिखाइए। उन्होंने कहा जी सर्च वारंट अभी आ जाएगा। हमने कहा कोई बात नहीं, सर्च वारंट जब आ जाएगा तो तभी आप बैठे। उन्होंने आते ही मेरे फादर को धक्का मारा, मेरी मदर को धक्का मारा, उनके मोबाइल्स छीने, मेरा मोबाइल छीना, सारी घर की अलमारियां खोलनी शुरू कर दी, ये बिस्तर के ये ड्रॉर्स खोलनी शुरू कर दी। आते ही उन्होंने मेरे मदर की अलमारी खोली। मैं हमारे घर में थोड़ा सा कैश था, ज्वेलरी थी मेरी मदर की, उन्होंने सारा लिया, टेबल पे ले आए। उन्होंने आते ही कह दिया कि बेसमेंट में जाना चाहते हैं, बेसमेंट में अलमारी की चाबियां दे दो। किसी को कैसे पता कि मेरे घर में बेसमेंट है और मेरे घर में बेसमेंट में अलमारी की चाबी है? मसला पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस ने सीसीटीवी चेक किया। लूट करने वाले जिस गाड़ी में आए थे उसके नंबर की जांच की, नंबर फर्जी निकला। इसके बाद पुलिस ने 350 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों के फुटेज चेक किए तो पूरी रेड की ट्रेल गाजियाबाद से कनेक्टेड मिली। पुलिस ने जब मोबाइल लोकेशन चेक की तो घर की मेड रेखा के मोबाइल की मूवमेंट कई बार उसी लोकेशन पर मिली। इसके बाद पुलिस ने रेखा को पकड़ा, सख्ती से पूछताछ की तो रेखा ने सारा सच बता दिया। रेखा ने बताया कि उसने घर में पैसे होने की जानकारी अपनी ननद पूजा को दी थी। पूजा ने अपने लिव इन पार्टनर प्रकाश के साथ मिलकर ईडी रेड की साजिश रची। आईटीबीपी में कांस्टेबल प्रकाश ने आर्मी से रिटायर उपदेश थापा को अपने साथ लिया। पूजा के बेटे मनीष को भी मिला लिया और अभी पुलिस ने पूजा और रेखा को अरेस्ट कर लिया है। प्रकाश, मनीष और उपदेश थापा की तलाश जारी है। मेड हैं ये यहाँ पे काफी समय से जो रेखा देवी हैं काम कर रही हैं, लगभग 2 वर्ष से ज्यादा, और इसी घर में उनका एक कमरा भी है अलग से जहाँ वो रहती थी। जब ये 2 साल से काम कर रही थी, इन्होंने देखा कि इस घर में मात्र 3 लोग रहते हैं। एक जो हमारे कंप्लेनेंट है 86 ईयर ओल्ड, उनके बेटे और बहू जो भी लगभग सीनियर सिटीजन है, जो 60 ईयर्स एंड 58 ईयर लगभग उनकी एज है। तो वो पहले तो काफी वो थी, फिर वो धीरे धीरे ये सारी बातें अपनी जो ननद है उनके साथ शेयर करने लगी। फिर उन्हें पता चला कि इनके यहाँ अभी कुछ कैश का आना जाना हुआ है, तो उन्होंने लगा ये बात जब पूजा राजपूत ने अपने लिव इन पार्टनर के साथ शेयर की तो वहाँ पे ये कंस्पिरेसी की गई कि इस तरीके से हम जाएंगे तो वहाँ के आराम से पैसा ले आएंगे, और चूंकि ये कैश का पैसा है, शायद अनअकाउंटेड मनी होगा, तो कोई इसकी शिकायत भी नहीं करेगा। जरा सोचिए, अगर ग्रैंडसन ईडी के पैनल में वकील ना होता, दादी उसे समय पर फोन न कर पाती, तो फर्जी पुलिस वाले कितनी बड़ी रकम लूट लेते। असल में आम जनता पुलिस, ईडी, सीबीआई के नाम से भी डरती है। असली नकली का फर्क करने के लोगों के पास कोई तरीका नहीं होता। लूटने वाले इसका फायदा उठाते हैं। असल में ऐसी सारी एजेंसीज को एक कॉमन नंबर जारी करना चाहिए जहां बात करने से ये कंफर्म हो जाए कि रेड करने वाले असली हैं या नकली। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी आज 4 दिन के दौरे पर भारत पहुंचे। मार्क कार्नी 2 दिन मुंबई में रहेंगे। इंडिया के बिजनेसमैन, सीईओज और इंडस्ट्री लीडर से मीटिंग्स करेंगे। मार्क कार्नी 1 मार्च को दिल्ली आएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बात होगी। लेकिन मार्क कार्नी के भारत दौरे से पहले कनाडा ने भारत को लेकर एक बड़ा यू टर्न लिया। जस्टिन ट्रूडो की सरकार भारत पर कनाडा के इंटरनल अफेयर्स में दखल देने का आरोप लगाती थी। ट्रूडो सरकार ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप निज्जर की हत्या में भारत सरकार के अफसरों का हाथ होने का आरोप लगाया था और भारत के 6 अधिकारियों को कनाडा से निकाल दिया था।
लेकिन अब कनाडा सरकार ने कहा कि भारत इस तरह का कोई काम नहीं करता। मार्क कार्नी के प्रधानमंत्री बनने के बाद दोनों देशों के रिश्तों में काफी सुधार आया है। मार्क कार्नी से प्रधानमंत्री मोदी की ये तीसरी मुलाकात होगी। कनाडा की कार्नी सरकार अमेरिका पर डिपेंडेंस कम करने और दूसरे देशों से सहयोग बढ़ाने पर जोर दे रही है। मार्क कार्नी का भारत दौरा इसी कोशिश की एक नई कड़ी है। कनाडा का बदला हुआ रुख भारत के लिए राहत की बात है। ट्रूडो के जमाने में कनाडा खालिस्तानियों के पनाहगार बन गया था। सरकार से शय पाकर वो लगातार भारत विरोधी एक्टिविटीज करते थे, हत्याएं करते थे। अब उन पर लगाम लगेगी। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 10 बजे आपकी अदालत में, और इस बार आपकी अदालत में मेरे मेहमान हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी कांवड़ियों पर फूलों की बारिश क्यों करते हैं? क्या योगी मुसलमानों से नफरत करते हैं? क्या योगी मजहब देखकर भेदभाव करते हैं? क्या यूपी की पुलिस जाति देखकर एनकाउंटर करती है? क्या कानून व्यवस्था सुधारने के लिए बुलडोजर जरूरी है? इन सारे सवालों पर योगी आदित्यनाथ के इंटरेस्टिंग और बेबाक जवाब आप सुन पाएंगे आपकी अदालत में कल रात 10 बजे। जिसने भी राम का विरोध किया उसकी दुर्गति जरूर हुई है। जो पाकिस्तान का राग अलापते हैं वे जाए ना उस कंगाल के पास। जो शरीयत की वकालत करते हैं, ये कटुल्लापन जब तक देश में चलता रहेगा तब तक ये देश प्रगति नहीं कर सकता। लातों की भूत बातों से नहीं मानते। जिस भाषा को समझेंगे उसी भाषा में डोज देना आवश्यक है। मैंने मुहर्रम के जुलूस के उत्पात को भी देखा है। तलवार से 10 लोग इकट्ठे होंगे, इधर तलवार भांचेंगे, उधर तलवार भांचेंगे, तो ये सब नहीं चलेगा जी। अपराधी गले में तख्ती लटका कर कहता साहब एक बार जान बकस तो बस। ये नया भारत है। नया भारत छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ता भी नहीं है।